हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में सहकारी समितियों का रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है, उससे पहले वाली क्लास में सहकारी समिति है क्या, लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है, विशेषताएं क्या की है, उसका इतिहास क्या है, इन सभी चीजों को हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कि ऋण कैसे, किसी सहकारी बैंक के द्वारा ऋण कैसे लिया जाता है और उस सहकारी बैंक की कौन कौन सी कैसी कैसी उसकी संरचना है, कौन इसकी शीर्ष संस्था है और देखा जाए कौन इसकी निम्न संस्था है। इन सभी चीजों को डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे बड़ी संस्था नाबार्ड से लेकर प्राथमिक कृषि साख समिति, इन सभी चीजों को पूरे निम्नतर स्तर तक का सभी चीजों को डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जिसका नाम है, सबसे पहले अपन देखे थे कि सहकारी अधिनियम 1960 और उसके नियम 1962 के अंतर्गत पहला देखे थे सोसाइटी का पंजीयन कैसे किया जाता है, किसी भी सरकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, ये देख चुके थे। आज हम देखने वाले हैं अल्पकालीन कृषि साख सहकारी समिति। अब समझिएगा, साख का मतलब होता है, यहां पर साख का मतलब है ऋण। अल्पकालीन मतलब कुछ समय के लिए ऋण लेना सहकारी बैंक से। तो क्या है इसकी प्रक्रिया, कैसे ली जाती है, उससे पहले, उन सभी को समझने से पहले आज हम समझेंगे कि सहकारी बैंक क्या है, इसकी संरचना कैसे है, इन सभी चीजों को देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको नाबार्ड को भी समझना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं नाबार्ड क्या है। सबसे पहले आप नाबार्ड को भी समझते जाइए, नाबार्ड क्या है। ठीक है, देखिए नाबार्ड को अच्छे से समझते हैं। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड का पूरा नाम है, अगर आप देखेंगे तो नेशनल बैंक, एन का क्या हो जाएगा, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। समझ रहे हैं, ये इसका पूरा नाम है नाबार्ड का, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर आप इसका हिंदी में नाम देखेंगे तो हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ग्रामीण विकास बैंक। ठीक, ये है इसका हिंदी में नाम। अब इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने के पीछे का उद्देश्य क्या है कि हमको अल्पकालीन कृषि, देखा जाए तो सहकारी साख समिति पढ़ना था या फिर सहकारी बैंक हमको पढ़ना था, तो उससे पहले हम नाबार्ड को क्यों पढ़ रहे हैं, अब आप इसको डिटेल में समझिए। ठीक, देखिए नाबार्ड क्या है, नाबार्ड क्या करती है समझिएगा, राष्ट्रीय स्तर की क्या है, एक प्रकार से एक संस्था है, राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। और इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। याद रखिए, इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। इसका पूरा नाम ही इसके पीछे के उद्देश्य छिपा हुआ है, इसके पूरे नाम में ही। समझिए, इसका पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। समझ रहे हैं, अर्थात कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में काम करती है नाबार्ड। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य होगा कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु सर्वोच्च संस्था। अगर क्वेश्चन आ जाए सर्वोच्च या फिर शीर्ष संस्था कौन सी है, तो वो है नाबार्ड है। समझ रहे हैं, ये क्या करती है, मेनली ये कृषि के लिए आपको ऋण देगी मेनली, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ किसी अन्य चीज के लिए जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हो, विकास हो। तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में वो क्या कराती है, ऋण प्रोवाइड कराती है, ऋण उपलब्ध कराने का काम करती है नाबार्ड। नाबार्ड खुद नहीं देती, इसके अधीनस्थ संस्था ऋण प्रोवाइड करती है। समझ रहे हैं, तो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु सर्वोच्च संस्था कौन सी है? यह है नाबार्ड है, जिसकी स्थापना हुई थी 1982 में। ठीक है, एग्जैक्ट डेट लिखेंगे तो लिख लीजिएगा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। और कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो क्वेश्चन आया तो लिख लीजिएगा कौन सी समिति की सिफारिश पर है? शिवरमन समिति की सिफारिश पर लिख लीजिएगा। शिवरमन समिति की सिफारिश पर 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसको मैं अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा, नाबार्ड के लिए एक अलग से वीडियो लाऊंगा, क्योंकि अपने में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है नाबार्ड। क्लियर है? अब समझिए, नाबार्ड की स्थापना की गई थी कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, तो ये सर्वोच्च संस्था है। अब विकास कैसे किया जाएगा, किसी भी क्षेत्र में कृषि का अगर हम देखेंगे विकास कैसे किया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे किया जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हम उससे ऋण लेते हैं किसी भी संस्था से, किसी भी बैंक से,
तभी तो हमारे पास पैसा आएगा और तभी तो हम उसको कृषि के क्षेत्र में लगा पाएंगे, ग्रामीण विकास में लगा पाएंगे। तो नाबार्ड जैसे आरबीआई है, आरबीआई क्या करती है, खुद लोन नहीं देती, खुद ऋण नहीं देती, आप उसमें आरबीआई में पैसा जमा नहीं कर सकते या उससे आप लोन नहीं ले सकते। वैसे ही नाबार्ड एक प्रकार से क्या है, कृषि एवं ग्रामीण विकास की सर्वोच्च संस्था, जैसे बैंकों का बैंक आरबीआई है, वैसे ही कृषि और ग्रामीण विकास के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है, सर्वोच्च देखा जाए तो वो है नाबार्ड है। लेकिन ये खुद आरबीआई के जैसा लोन या फिर ऋण आपको नहीं देगा, इसकी अधीनस्थ संस्था देगी। तो नाबार्ड के अंदर काम करता है, याद रखिएगा, नाबार्ड के अंदर देखा जाए तो दो संस्था है जो काम करती है नाबार्ड के अंदर में, ठीक। और ये आपको ऋण प्रोवाइड कराती है। पहला है सहकारी बैंक, पहला है सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक, ये नाबार्ड के अंदर है। और दूसरा है भूमि विकास बैंक, दूसरा है भूमि विकास बैंक। दोनों में अब समझते हैं अंतर क्या है। देखिएगा, नाबार्ड के अंतर्गत आता है सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक, और ये बैंक क्या करती है, ऋण प्रोवाइड करती है। जैसे यहां पर कहीं भी याद रखिएगा, नाबार्ड लोन नहीं देगा, ऋण नहीं देगा, क्लियर है। सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक ही किसी व्यक्ति को या किसी कृषि और ग्रामीण विकास के लिए लोन प्रोवाइड कराती है। अब ये भी सहकारी बैंक भी दो प्रकार से ऋण प्रोवाइड करेगी। पहला है अल्पकालीन ऋण, अल्पकालीन ऋण अगर ऋण उपलब्ध कराती है कौन, सहकारी बैंक, और उसके साथ साथ मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराती है, मध्यकालीन ऋण। तो इससे क्या समझ में आया, सहकारी बैंक हमको अल्पकालीन ऋण और मध्यकालीन ऋण प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भूमि विकास बैंक है ये दीर्घकालीन ऋण देती है, दीर्घकालीन लंबे समय के लिए हमको क्या करती है, ऋण देती है, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है, क्लियर है। अब यहां पर अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, तो कितना समय के लिए, कितने समय तक के लिए वो हमको लोन देगी, तो याद रखिएगा अल्पकालीन ऋण की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग 15 माह तक के लिए हमको क्या करती है, लोन देती है, ऋण देती है, समझ रहे हैं। 15 माह तक के लिए अल्पकालीन ऋण मतलब 15 माह, और मध्यकालीन देखा जाए तो 15 माह से लेके 5 वर्ष तक का ये हमको ऋण देगी, उसको क्या बोलते हैं, 15 माह से लेके 5 वर्ष तक का अगर देगी तो उसको क्या बोलोगे, मध्यकालीन ऋण कहेंगे। और दीर्घकालीन ऋण मतलब क्या होगा, ये होता है 5 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक का अगर ये लोन देती है तो उसको आप क्या बोलते हैं, ऋण देती है, उसको दीर्घकालीन ऋण बोलते हैं, क्लियर है। आपके टॉपिक में क्या है, अल्पकालीन कृषि साख सहकारी समिति, ठीक है। तो हमको पढ़ना है मेनली अल्पकालीन ऋण। याद रखिए, ऋण का मतलब ये होता है या साख का मतलब ये होता है, दोनों एक दूसरे के ही मतलब है। साख का मतलब होता है ऋण या ऋण का मतलब साख, जैसा भी समझिए, ठीक। तो आया ना अल्पकालीन कृषि, देखिए कृषि के क्षेत्र में ही तो दिया जा रहा है ना, अल्पकालीन कृषि साख सहकारी समिति, सहकारी बैंक, बैंक के द्वारा ही उसको क्या किया जाएगा, ऋण लिया जाएगा, क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। तो 15 माह तक का है अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण हो जाएगा 15 माह से 5 वर्ष, और दीर्घकालीन ऋण हो जाएगा 5 वर्ष से लेके 20 वर्ष तक का, ठीक। 15 माह से 5 वर्ष ये है मध्यकालीन। अब ये क्यों लिया जाता है, अल्पकालीन ऋण की क्या जरूरत है, तो समझिए क्यों लिया जाएगा, कम समय के लिए, बीज के लिए, ठीक है ना, बीज बोने के लिए अगर नहीं है तो उसको ऋण लिया जाएगा बीज के लिए, ठीक। उर्वरक के लिए ले सकते हैं, उर्वरक के लिए लिया जा सकता है। और मध्यकालीन ऋण क्यों लिया जाएगा, ये लिया जाएगा कृषि का, जैसे मान लीजिए कृषि ट्रैक्टर खरीदना है, कृषि उपकरण कुछ खरीदना है, तो उसके लिए क्या लिया जाता है, देखा जाए तो मध्यकालीन ऋण लिया जाता है। इसको पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, भूमि विकास बैंक, समझ रहे हैं, भूमि विकास बैंक पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में है ही नहीं। आपके सिलेबस में है अल्पकालीन ऋण, जो कि सहकारी बैंक के अंतर्गत आता है, क्लियर है, ये आ रहा है समझ में, ठीक। तो चलिए अभी शुरू करते हैं सहकारी बैंक के अंतर्गत आने वाले और कौन कौन से बैंक है जो हमारे राज्य स्तर पर, कहने का मतलब पूरे राज्य स्तर के साथ साथ छत्तीसगढ़ पे कौन कौन से बैंक है जो कार्य करते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं सहकारी बैंक की संरचना कैसी है अपने छत्तीसगढ़ में। देखिए हम बात करते हैं सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। सहकारी बैंक राज्य में 3 स्तर पर कार्य करती है। कितने स्तर पर, 3 स्तर पर कार्य करती है, ठीक। पहला है राज्य स्तर पर, पहला है राज्य स्तर पर कार्य करती है। दूसरा देखेंगे तो वह है जिला स्तर पर कार्य करती है, जिला स्तर पर। और तीसरा देखते हैं तो वह है ग्रामीण स्तर पर कार्य करती है, ग्रामीण
स्तर पर, 3 स्तर पर कार्य करती है सहकारी बैंक। ठीक है, अगर मैं बात करूं राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर जो सहकारी बैंक है उसको कहा जाता है अपेक्स बैंक। आप इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? अपेक्स बैंक बोलते हैं। ठीक है, या अगर आप इसको पूरा नाम लिखना है तो लिख लीजिए कि छत्तीसगढ़, इसका है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक। ठीक, तो जो राज्य स्तर पर जो सहकारी बैंक है उसको क्या बोलोगे? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, जो कि समझिएगा जिसको आप क्या बोलते हैं, अन्य नाम इसका क्या है? अपेक्स बैंक है। जिला स्तर पर जो कार्य करती है बैंक उसका नाम है जिला स्तरीय, या इसको आप ऐसा बोल सकते हो जिला स्तरीय सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक, इसको बोला जाता है जिला सहकारी बैंक। या इसी का एक अन्य नाम है जिसको आप बोलते हैं केंद्रीय सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, केंद्रीय जिला सहकारी बैंक भी बोल देते हैं इसको। क्लियर है? और जो ग्रामीण स्तर पर कार्य करती है उसका नाम है प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, यह ग्रामीण स्तर पर कार्य करती है। आ रहा है समझ में? जिला स्तर पर हो गया छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, सॉरी राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर हो गया जिला सहकारी बैंक, और ग्रामीण स्तर पर हो गया प्राथमिक कृषि साख सहकारी बैंक। आ रहा है समझ में? अब इसका आप डाटा बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं राज्य सहकारी बैंक की, तो देखिए समझिएगा, नाबार्ड है सबसे पहले। क्या है? एक सेकंड, सबसे पहले क्या है? नाबार्ड आता है। नाबार्ड क्या है? सर्वोच्च संस्था है किसकी? कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, ऋण उपलब्ध कराने की, ग्रामीण विकास के लिए क्या है? एक सर्वोच्च संस्था है। इसके अंडर में क्या आ रहा है? इसके अंडर में देखिए, इसी के अंदर तो सहकारी बैंक आ रहा है। अब सहकारी बैंक की भी सबसे सर्वोच्च संस्था कौन सी है? राज्य सरकार, राज्य स्तर की कौन सी है? आपकी अपेक्स बैंक। तो ये इसके अंतर्गत क्या आ रहा है? अपेक्स बैंक आ रहा है। और अपेक्स बैंक के अंदर क्या आ रहा है? ये आ रहा है आपका जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक है। और इसके भी अंडर में क्या आ रहा है? इसके भी अंडर में आ रहा है प्राथमिक कृषि साख समिति, यही है प्राथमिक कृषि साख समिति बैंक, यही आ रहा है। अब देखिए पूरा ये हायरार्की चलते आ रही है यहां से। अब इससे क्या होगा? हायरार्की चलते आ रही है, अब समझिएगा क्या होगा। देखिए, अगर मान लीजिए कृषि साख समिति प्राथमिक कृषि साख समिति है जो कि ग्रामीण स्तर पर कार्य करती है, और ये याद रखिएगा यही जो है वो अल्प ऋण देने का काम करती है, यही अल्पकालीन ऋण देती है। अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने का काम कौन करती है? ग्रामीण स्तर की जो प्राथमिक कृषि साख समिति है वो आपको अल्पकालीन ऋण देती है, अर्थात 15 महीने तक का ऋण देती है। अब कैसे दिया जाएगा? मान लीजिए कोई बैंक, जो कोई व्यक्ति है, यहां से अगर प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक से, साख सहकारी बैंक से अगर वो ऋण लेने की कोशिश करते हैं, ऋण लेने अगर वो जाए, तो किसी भी सहकारी बैंक में, याद रखिएगा सभी के सभी सहकारी बैंक ही है, अगर कोई भी व्यक्ति सहकारी बैंक में अगर अपना पैसा जमा कर दे या सहकारी बैंक में जाके ऋण ले ले, उधार ले ले, लोन ले ले, दोनों ही स्थिति में वो उस बैंक का सदस्य बन जाता है। समझ रहे हैं? वो उस बैंक का क्या बन जाएगा? सदस्य बन जाएगा। जैसे समझिएगा, मान लीजिए अपनी एक समिति है, 20 लोगों की एक सदस्य मिलकर एक समिति बना लिए। अब उस समिति में मान लीजिए कोई बंदा, हम ये नियम रख दिए कि हमारे पास मान लो 1 लाख है, कोई भी अगर इसमें 1 लाख के अलावा अगर कोई भी आके 1 लाख में और कुछ पैसा जमा करना चाहता है, 10,000 जमा करना चाहता है, तो वो अपना सदस्य बन जाएगा। 21 लोग हो जाएंगे अब सदस्य। या हमसे कोई 10,000 रुपए इसी 1 लाख में लेना चाहता है 10% या 5% इंटरेस्ट के साथ, तो हमको तो फायदा ही हो रहा है ना, क्योंकि हमको ब्याज मिलेगा। तो उसके एवज में भी, उसमें भी वो बंदा क्या हो जाएगा? अपना सदस्य बन जाएगा। सेम ऐसी ही सहकारी बैंक में भी प्रोसेस है। अगर आप किसी सहकारी बैंक से ऋण लेते हैं या सहकारी बैंक आपको, या सहकारी बैंक में आप पैसा जमा करते हैं, दोनों ही स्थिति में आप उसके सदस्य बन जाएंगे। और ऐसे सदस्यों को कहा जाता है शेयर धारक, शेयर होल्डर, शेयर धारक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आया था ये। समझ रहे हैं? तो ऐसे सदस्य मतलब ऐसे व्यक्ति जो प्राथमिक किसी भी सहकारी बैंक से ऋण लेते हैं या पैसा जमा करते हैं, वो उसके सदस्य बन जाते हैं। और ऐसे सदस्यों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन आया तो याद रखिएगा, ऐसे सदस्यों को शेयर धारक, शेयर होल्डर कहा जाएगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति प्राथमिक कृषि साख समिति में ऋण लेने जाता है, तो ऋण लेने जाएगा तो इसके पास पैसा नहीं है, तो ये किससे मांगेगा पैसा? जिला सहकारी बैंक से मांगेगा।
अब जिला सहकारी बैंक के पास भी पैसा नहीं है तो ये किससे मांगेगा? अपेक्स बैंक से मांगेगा। और अपेक्स बैंक के पास भी पैसा नहीं है तो ये किससे मांगेगा? ये मांगेगा नाबार्ड से मांगेगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? मैं समझ में क्या समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कुल मिला के हायरार्की चलती आएगी और मान लीजिए ये इससे मांगा, ये इससे मांगा है ऋण, ये इससे ऋण मांगा और ये इससे ऋण मांगा। तो जब मान लो एक, मैं बात की बात बता रहा हूं, मान लो 1 लाख का अगर वे लोन मांग, इससे प्राथमिक कृषि साख समिति जिला सहकारी बैंक से 1 लाख रुपए लेती है तो ब्याज भी तो देना पड़ेगा जिला सहकारी बैंक को वापस करने के लिए। तो जिला सहकारी बैंक से इसके फायदा हुआ कि नहीं? जिला सहकारी बैंक को हुआ ना। वैसे जिला सहकारी बैंक अगर अपेक्स बैंक से पैसा लेती है तो वापस में जिला सहकारी बैंक को जब वापस करेगा वो तो ब्याज के साथ वापस करेगा। आ रहा है समझ में? तो इसके लिए अपेक्स बैंक को फायदा हुआ, राज्य स्तर की जो सहकारी बैंक है उसको। और जब अपेक्स बैंक नाबार्ड से लेगा तो नाबार्ड को वापस उसको तो देना पड़ेगा ब्याज के साथ। तो आ रहा समझ में? तो अपेक्स बैंक किससे लेगा? ये लेगा नाबार्ड से लेगा। और उसके साथ साथ याद रखिएगा, उसके साथ साथ राज्य सरकार से भी ले सकता है अपेक्स बैंक। समझ रहे हैं? राज्य सरकार से क्यों? क्योंकि जो अपेक्स बैंक है वो याद रखिएगा आरबीआई के द्वारा अधिनियमित तो है ही, उसके अलावा वो राज्य सरकार के नियम से भी चलता है। समझ रहे हो? इसलिए वो ऋण नाबार्ड के साथ साथ, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, नाबार्ड के साथ साथ वो राज्य सरकार से भी ले सकती है अपेक्स बैंक ऋण। आरबीआई से वो नहीं ले पाएगी। याद रखिएगा नाबार्ड और राज्य सरकार से ले सकती है अपेक्स बैंक ऋण, और इसको जो पैसा वापस करते जाएंगे उससे उसको ब्याज के रूप में उसको फायदा होते जाएगा। आ रहा है समझ में? ये है आपका कुछ हायरार्की, अगर आपको समझना हो तो ये है कुछ इस प्रकार से चल रहा है। पहला आया नाबार्ड, के बाद अपेक्स बैंक, के बाद जिला सहकारी बैंक, और ये आया प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति। सबसे छोटी संस्था कौन सी होगी? प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति। और सबसे सर्वोच्च संस्था कौन सी हो जाएगी? नाबार्ड हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि इसमें आखिर क्या क्या होता है, कैसे कैसे कितने कितने आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में कितने कितने इसके लिए बोल सकते हैं ब्रांच है इसके। इन सभी चीजों को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक सेकंड, चलिए अगर मैं बात करूं कि इसकी कितनी शाखा है या इसकी कितनी बोल सकते हैं आपका, हाँ शाखाएं बोल सकते हैं, शाखा कितनी है, ब्रांच कितनी है। तो इसकी ब्रांच अगर मैं बात करूं किसकी, अपेक्स बैंक की कितनी ब्रांच है, तो अपेक्स बैंक की छत्तीसगढ़ में 5 ब्रांचेस है। इसको याद रखिएगा। अपेक्स बैंक की कितनी ब्रांच है? 5 ब्रांच है। पहले 6 था, अभी आपको बताऊंगा। पहले 6 था लेकिन अब 5 है। पहला है, याद रखिएगा, पंडरी में है। पहला कहां है? पंडरी। और पंडरी कहां पड़ता है? रायपुर। पंडरी है रायपुर। ठीक। दूसरा है, याद रखिएगा, शारदा चौक। दूसरा कहां पर है? शारदा चौक। और ये भी कहां पर है? रायपुर में। दूसरा कहां है? शारदा चौक, और ये भी रायपुर में। तीसरा है सिविक सेंटर। तीसरा कहां पर है? सिविक सेंटर, जो कि कहां पर है? भिलाई में। और ये कौन से जिले में आएगा? दुर्ग जिले में। चौथा अगर आप देखेंगे अपेक्स बैंक कहां पर है, इसके ब्रांच कहां कहां पर है, तो चौथा आता है इसका है, चौथा है आपका नेहरू चौक। नेहरू चौक, और वो कहां पर है? वो बिलासपुर। नेहरू चौक बिलासपुर में है। और 5वां अगर हम देखेंगे तो याद रखिए, इसको 5वां भी ले लिया गया, मैं आपको बताऊंगा 5वां रायगढ़ को क्यों लिया गया, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 5वां है रायगढ़। इसको रायगढ़ को ले लीजिए। क्यों लिया गया है इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा जब मैं जिला सहकारी बैंक बताऊंगा वो। ठीक, तो कितने हैं, कितनी ब्रांच है अपेक्स बैंक की अगर बोल दिया जाए छत्तीसगढ़ में, तो 5 ब्रांच है। पंडरी रायपुर में 2 है, याद रखिए। देखिए अंबिकापुर और जगदलपुर में नहीं है, रायपुर में 2 हो गया, दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ में। तो 5 इसकी शाखा है अपेक्स बैंक की आपके छत्तीसगढ़ में। अब इसकी के अंडर में कौन काम कर रहा है? इसी के अंडर में तो जिला स्तर पर काम कर रहा है जिला सहकारी बैंक। तो जिला सहकारी बैंक क्या प्रत्येक जिलों में होगा? अगर ये क्वेश्चन है तो गलत है। जिला सहकारी बैंक कभी भी प्रत्येक जिले पे नहीं है। जिला सहकारी बैंक जो है एक जिले में है, और उस जिले के अंतर्गत कई सारे जिले क्या शामिल हो जाते हैं, समझना। जैसे मैं बात करूं वर्तमान में जिला स्तर पर, या बोल सकते हैं जिला सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में इसकी संख्या है 6। याद रखिएगा, इसकी संख्या कितनी है? 5, और इसकी संख्या कितनी है? 6। आ रहा समझ में? ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिएगा अगर मैं बात करूं 6 कौन कौन से होगा, तो देखिएगा सबसे पहले, अब अगर हम देखें, पहला है रायपुर। पहली इसकी शाखा कहां कहां पर है? रायपुर। दूसरा अगर मैं बात करता हूं, दूसरा है बिलासपुर।
तीसरा हो जाएगा, तीसरा है, याद रखिए, तीसरा है दुर्ग है। चौथा ले लेते हैं, चौथा है अंबिकापुर, अंबिकापुर। पांचवा ले लेते हैं जगदलपुर, पांचवा है जगदलपुर। और छठवा है राजनांदगांव, छठवा क्या है, राजनांदगांव। क्लियर है? तो ये 6 जिला सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना है इसकी संख्या है 6। क्लियर है? तो क्या केवल 6 जगह पर है क्या? नहीं, इसकी शाखा अलग अलग है। समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जिला सहकारी बैंक अगर कुछ, इसको मैं ऐसे यहां से हटाकर यहां लिख देता हूं। टोटल कितनी है अगर क्वेश्चन आए तो 6 है, याद रखिएगा ये। और ये कितना है, ये तो 5 है। और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए इसकी शाखा कितनी है, शाखा कितनी है, शाखाएं कितनी है किसकी, जिला सहकारी बैंक की, तो शाखा अलग अलग है। समझिएगा, इसकी शाखाएं कितनी है, तो रायपुर जिले बस में नहीं है, रायपुर संभाग अर्थात रायपुर के अंतर्गत कई सारे जिले आ जाएंगे। जैसे रायपुर के अंतर्गत आ जाएगा रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, ठीक है, महासमुंद, गरियाबंद। इन सभी जिलों में जितने भी शाखा है जिला सहकारी बैंक का, वो इस रायपुर के अंतर्गत आ जाएगा। बिलासपुर के अंतर्गत जैसे मुंगेली, बिलासपुर, जीपीएम, कोरबा, जांजगीर चांपा, इसमें जितनी भी शाखा होगी जिला सहकारी बैंक की, या जिसको आप केंद्रीय सहकारी बैंक बोलते हैं, सब बिलासपुर में आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो कुछ इस प्रकार से है। तो इसके अंतर्गत रायपुर जो शाखा है, रायपुर की बात कर रहा हूं, जो रायपुर में है इसका जिला सहकारी बैंक, उसके अंतर्गत कितनी शाखा आएगी, तो रायपुर के अंतर्गत याद रखिएगा 70 शाखाएं हैं टोटल। टोटल देखा जाए तो कितनी शाखाएं हैं, 70 शाखाएं हैं। और ये 70 जो है अलग अलग जिलों में है। रायपुर, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार और आपका महासमुंद। समझ रहे? 5 तो हो गया, ठीक। रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी और बलौदाबाजार, ये 5। तो पांचों को मिलाकर 70 है। और इसका हेड ऑफिस कहां पर है, रायपुर में, ऐसा समझिए। बिलासपुर में कितना है, तो बिलासपुर में शाखा है इसका 56 है। बिलासपुर में कितनी शाखा है, 56 है। और अगर मैं बात करूं दुर्ग में, तो दुर्ग में कितना है, दुर्ग में है 64 है। अंबिकापुर में कितनी शाखा है, अंबिकापुर में शाखा है 30। अभी देखेंगे कहां कहां पर है, जैसे कौन कौन से जिले, जो जिला मुख्यालय उसके अंतर्गत कौन कौन से शाखा आती है, सबको देखेंगे। जगदलपुर में कितना है, तो जगदलपुर में है 46। और राजनांदगांव में कितना है, तो राजनांदगांव में है आपका कितना है, 45 है। ये आ रहा समझ में, राजनांदगांव में है आपका 45। तो इतनी शाखा है। इसके बाद और है, अभी मैं बताऊंगा क्या है, समझिएगा। केवल इतना ही नहीं है, बताऊंगा आगे, समझिए। शाखा कितनी हो गई, शाखा हो गई आपकी इतनी टोटल। अब देखिए, अब इसके बाद मैं बात करता हूं कि कौन कौन से जिले आते हैं रायपुर के अंतर्गत, कौन कौन से जिले आएंगे। तो रायपुर के अंतर्गत आ जाएगा, पहला है, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं, या चले लिख देता हूं पूरा, रायपुर। रायपुर के अलावा महासमुंद, महासमुंद के अलावा एक और क्या हो जाएगा, गरियाबंद। गरियाबंद के अलावा बलौदाबाजार, और उसके अलावा है धमतरी। तो 5 जिले आते हैं इस रायपुर के अंतर्गत। बिलासपुर में कौन कौन सा हो जाएगा, एक अपने में हो जाएगा बिलासपुर, एक अपने में क्या हो जाएगा, बिलासपुर। दूसरा हो जाएगा मुंगेली जिला। तीसरा हो जाएगा जीपीएम, गौरेला, पिंडरा, मरवाही। चौथा हो जाएगा कोरबा जिला। और 5वां है जांजगीर चांपा। 5वां क्या हो जाएगा, जांजगीर चांपा। बिलासपुर, मुंगेली, जीपीएम, कोरबा, जांजगीर चांपा। और एक नया जिला बना है, और वो भी आ जाएगा शक्ति जिला। तो 6 जिले आ जाएंगे इसके अंतर्गत। ठीक, इन 6 जिलों में टोटल 56 शाखा है जिला सहकारी बैंक का। ठीक, अगर मैं बात करूं दुर्ग की, तो दुर्ग में कितने हैं, दुर्ग में आ जाएगा, दुर्ग है, बेमेतरा और बालोद। याद रखिएगा, समझिए। देखिए, जैसे दुर्ग जिले में दुर्ग संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, दुर्ग, बेमेतरा भी है, बालोद भी है। ठीक है, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद है, राजनांदगांव है आपका, अभी आपका बना है मोहला मानपुर बना है, और उसके अलावा आपका खैरागढ़ छुई कैदान वाला बना है। लेकिन वो सब नहीं आ रहा है, केवल दुर्ग जो इसका मुख्यालय उसके अंतर्गत दुर्ग, बेमेतरा और बालोद बस आ रहा है। और इन तीनों को मिलाकर 64 शाखा है इसकी। अंबिकापुर की अगर मैं बात करूं, तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, अंबिकापुर, सूरजपुर, कोरिया, और उसके अलावा
भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, बीएमसी, या जैसा भी आप बोल लीजिए कि एमसीबी, जो भी बोलना है। उसके अलावा बलरामपुर, उसके अलावा बलरामपुर। समझते जाइए, जशपुर नहीं आया है यहाँ जशपुर नहीं आया है, समझ रहे हैं? ठीक, कौन कौन सा? अंबिकापुर, सरगुजा के सरगुजा संभाग में कितने जिले? 6। कौन कौन सा? अंबिकापुर, सूरजपुर, कोरिया, बीएमसी, भरत और बलरामपुर। एक और आता है जशपुर, लेकिन जशपुर को अंबिकापुर में नहीं लिया गया है। अब जगदलपुर की बात करें तो जगदलपुर संभाग में आने वाले 7 जिले, इसको आप लिख लीजिएगा, 7 जिले हैं इसमें। ठीक है, बस्तर, कोंडागांव, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा, आपका कांकेर, कोंडागांव, ठीक है, दंतेवाड़ा, इन सबको मिला के 7 जिले आते हैं जगदलपुर के अंतर्गत। और अगर मैं बात करूं राजनांदगांव में, तो राजनांदगांव में कौन कौन सा आ जाएगा? तो राजनांदगांव अपना खुद में एक हो जाएगा, राजनांदगांव। उसके अलावा खैरागढ़, छुई खदान, ये एक जिला है। उसके अलावा देखेंगे तो जो अभी मानपुर, मोहला मानपुर वाला बना है, मोहला मानपुर, अंतागढ़ चौकी बना है ना, मोहला मानपुर, बस लिख रहा हूं। तो समझिएगा कितना हो गया अगर आप देखेंगे तो राजनांदगांव में। और इसके अलावा कवर्धा भी है, कवर्धा भी आ जाएगा, कवर्धा भी है, समझ रहे हैं? अब समझिए कितने हो गए आपके छत्तीसगढ़ में। अभी वर्तमान में कितने जिले हैं? 33 जिले। आप देखते हैं कितने इसमें 33 जिले शामिल है कि नहीं, समझिएगा। इसमें एक सेकेंड, ठीक, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, धमतरी, ये कितना हुआ? 5, 1 2 3 4 5 6 6 5 11, 1 2 3 11 3 14, 1 2 3 4 5 19, और 19 प्लस 7 करेंगे तो कितना जाएगा? 26। 1 2 3 4 5, 26, 5 हो गया आपका 31। आ रहा है समझ में? तो 2 जिले अभी भी छूटे हुए हैं, 2 जिले अभी भी छूटे हुए हैं। लेकिन आपको यह भी याद रखना है, रायपुर इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए इसको छोड़ा था। जो आपका एक नया जिला बना है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ एक नया जिला बना है। तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत आने वाला कौन सा? बिलाईगढ़ ब्लॉक, बिलाईगढ़ जो विकास खंड है, बिलाईगढ़ विकास खंड, वो आता है रायपुर के अंतर्गत, रायपुर जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत। समझ रहे हैं? क्लियर है? मैं समझ रहा हूं मैं क्या बोलूं? क्यों? क्योंकि बिलाईगढ़ तो बलौदाबाजार का हिस्सा था पहले, और बलौदाबाजार किस में आ रहा है? रायपुर में आ रहा है। इसलिए अभी भी सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो नया जिला बना है उसके अंतर्गत आने वाला बिलाईगढ़ जो नया विकास खंड है, जो विकास खंड है वो किसके अंतर्गत आता है? रायपुर जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत आता है। और जो सारंगगढ़ है वो नहीं आता रायपुर जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत। तो किसके अंतर्गत आएगा ये भी देख लेंगे। तो अब इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर है 7वां। अब यहां पर चीज है 7वां। अब समझिएगा क्यों 7वां नाम इसलिए लिखा हूं, क्योंकि अभी भी 2 जिले छूटे हुए हैं। कौन कौन से? जशपुर छूटा हुआ है। समझिएगा कौन कौन सा जिला छूटा हुआ है? जशपुर और रायगढ़ छूटा हुआ है, देख लीजिए। उसके अलावा ये भी तो छूटा हुआ है सारंगगढ़ तहसील, विकासखंड, क्योंकि बिलाईगढ़ विकासखंड तो आ गया रायपुर में, लेकिन सारंगगढ़ तो छूट गया। तो ये तीनों किस में आ जाएंगे? समझ रहे? ये तीनों आ जाएंगे। तो इसमें 7 नहीं डालना है। जो ये रायगढ़ लिखा हूं, रायगढ़ को याद रखिएगा बना दिया गया है, अपेक्स बैंक बना दिया गया है। पहले ये अपेक्स बैंक नहीं था, पहले रायगढ़ आता था आपका किसके अंतर्गत? जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत। पहले 7 हुआ करता था जिला सहकारी बैंकों की संख्या, और इसी रायगढ़ में आता था कौन कौन सा? रायगढ़ और जशपुर आता था। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ नहीं आता था, याद रखिएगा। वो तो क्योंकि रायपुर में आ जा रहा है। आ रहा समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ ये भी किस में आता था आपका? इसी में आ जाता था। लेकिन वर्तमान में रायगढ़ को जिला सहकारी बैंक से हटाकर तो हटाया गया, तो 7 से 6 हुआ, किसमें जोड़ दिया गया है? अपेक्स बैंक में जोड़ दिया गया है। अब इसी अपेक्स बैंक के अंतर्गत ही याद रखिएगा इसकी कितने, अगर क्वेश्चन आया कितने क्षेत्र शामिल है, कितने जिले शामिल है, तो पहला हो जाएगा रायगढ़ अपने में खुद है। आ रहा समझ में? रायगढ़ के अलावा जशपुर है, और जशपुर के अलावा कौन सा बचा हुआ है? सारंगगढ़ आपका ब्लॉक बचा हुआ है। सारंगगढ़ ब्लॉक मतलब आपका विकासखंड। तो ये आता है, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूं। तो रायगढ़ विकास अपने में जिला सहकारी बैंक नहीं है, इसको अपेक्स बैंक का दर्जा दे दिया गया है, और इसी अपेक्स बैंक के अंतर्गत ये 3 जिले आ जाते हैं, डायरेक्ट इसमें आ जाएंगे।
क्लियर आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? तो अगर कोई अभी उसको बाद में बताऊंगा। क्लियर है? अभी इसी ये आया, देखिएगा समझना, जिला स्तर पर हुआ, सॉरी राज्य स्तर से जिला स्तर पर गए, तो जिला स्तर पर कितने हो गए? 6 हो गए। अब 6 के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल है ये भी हो गया। अब जिला स्तर से नीचे आएंगे तो ग्रामीण स्तर पर आएंगे, तो ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समिति भी तो आएगा। तो प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या है वर्तमान में 2058। करेंट डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक कृषि साख समिति ग्रामीण स्तर पर कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराती है। दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराती है जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक। और अल्पकालीन ऋण प्रोवाइड कराने का, अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने का काम किसका है? ग्रामीण स्तर पर जो प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति है उसका, जिसकी वर्तमान में संख्या कितनी है? 2058। मतलब हर जिला सहकारी बैंक में अलग अलग होगा। तो चलिए देखते हैं। अगर मैं बात करूं रायपुर, इसी में लिख देता हूं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं इसी में, समझ जाइएगा आप थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा समझिएगा आप, ठीक है। अब देखिए, हाँ इसको भी देख लेते हैं। रायगढ़ में भी हम देखे थे कितने ब्रांच था? 70 था। ये रायपुर में 70, 56, 64 ये सब देखे थे टोटल। अब हम देख रहे हैं प्राथमिक कृषि साख समिति के अंतर्गत आने वाला। सबसे पहले मैं बात करूं रायपुर की, तो रायपुर में इन 70 शाखाओं के अंतर्गत, अर्थात जितने भी जिले या क्षेत्र आ रहे हैं उनके अंतर्गत कितने प्राथमिक कृषि साख समिति ग्रामीण स्तर पर कार्य कर रही है? तो रायपुर में देखा जाए तो वो है 550। कितना है? 550। रायपुर में शाखा कितनी है? 70। किसकी शाखा? जिला सहकारी बैंकों की शाखा है। अब इस जिला सहकारी बैंक में कितने हैं जो प्राथमिक कृषि सहकारी समिति काम कर रहे हैं? तो वह रायपुर के अंतर्गत आने वाला 550 है। अगर मैं बात करता हूं बिलासपुर की, बिलासपुर में, तो बिलासपुर में कितने प्राथमिक कृषि सहकारी समिति काम कर रहे हैं? तो बिलासपुर में है 430। बिलासपुर में कितना है? 430। अगर बात करें दुर्ग की, तो दुर्ग में कितना है? 311 है। दुर्ग में कितना है? 311। जगदलपुर में कितना है? जगदलपुर में है आपका 258। जगदलपुर में है 258। और अंबिकापुर में है 153। अंबिकापुर में कितना है? 153 है अंबिकापुर में। और एक छूटा आपका राजनांदगांव, तो राजनांदगांव में कितना है? राजनांदगांव में है 222। कितना है राजनांदगांव में? ये है 222। अब आप सबको जोड़ के देखिए, सबको जोड़ेंगे तो 1924 आएगा। 550, 430, 311, 258, 153 और 222 को जोड़ोगे तो 1900 लगभग 4 के आसपास आएगा। हाँ, 1924 के आसपास आएगा। लेकिन मैं आपको बताया हूं प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति 258 है और इन सभी को जोड़ने पर 1924 आ रहा है। तो बचा क्या? तो भाई 2 सहकारी समिति तो छूटा हुआ है ना, रायगढ़, जशपुर और सारंगगढ़ ब्लॉक छूटा हुआ है। आ रहा है समझ में? ठीक। तो अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत, रायगढ़ के अंतर्गत कितने आते हैं? इसके अंतर्गत आएगा 69, याद रखिएगा। प्राथमिक कृषि साख समिति आएगा 69। और जशपुर की बात करें तो इसके अंतर्गत आ जाएगा 24 सहकारी साख समिति और सारंगगढ़ ब्लॉक में आ जाएगा 41 साख समिति। अब 550 से लेके पूरा इसको जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 2058 छत्तीसगढ़ में काम करने वाले प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति। क्लियर है? अरे समझ में? एक चीज बताना आपको भूल गया, जैसे रायपुर में कितना था? शाखा 70 है, बिलासपुर में 56 है। वैसी ही सभी चीजों के लिए वैसी ही रायगढ़ में भी तो शाखा होगी। रायगढ़ में तो आपको पता है जिला सहकारी बैंक है एक, है ना? रायगढ़ में देखिए, रायगढ़ में है, उसकी ब्रांच कहां पर है? जशपुर में भी है, उसकी यहाँ पर सारंगगढ़ ब्लॉक में भी है। लेकिन जैसे अलग अलग इसकी शाखा है, वैसी ही रायगढ़ में इसकी कितनी, जिला सहकारी बैंक की कितनी शाखा काम करती है? तो रायगढ़ में याद रखिएगा इसकी शाखा है 5। जशपुर में इसकी शाखा कितनी है? 3। जैसे रायपुर में 70 था टोटल, और इस 70 कहां पर डिस्ट्रीब्यूट था? यहाँ सबको मिला के 70 था। वैसे ही रायगढ़ में याद रखिएगा कितनी शाखा है? अगर देखा जाए तो 5 है जिला सहकारी बैंक की। जशपुर में कितनी है? 3 है। और सारंगगढ़ में कितना है? 2 है। तो टोटल शाखा आपसे पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ में
जिला सहकारी बैंक की कुल कितनी शाखाएं काम करती है? तो 70, 56, 64, 30, 40, 45, 5, 3 और 2 को जोड़ दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि कितनी आ रही है इसकी संख्या। समझ रहे हैं? आ रहा समझ में? अब आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन आया, राज्य स्तर पर सहकारी बैंक की सबसे सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो राज्य स्तर पर हो जाएगी अपेक्स बैंक। अपेक्स बैंक हो जाएगी, ठीक। और इसका कार्य क्या होगा? अगर क्वेश्चन है कार्य क्या होगा, तो सबसे सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड, ठीक है। और उसके बाद कौन आता है? इसके बाद आ जाएगा, देखिएगा, इसके बाद आता है यहां पास, इसके बाद देख रहे हैं अपेक्स बैंक और इसके बाद है जिला सहकारी बैंक। तो बीच में कौन है? बीच में है अपेक्स बैंक। तो अपेक्स बैंक का मेनली काम है नाबार्ड और जिला सहकारी बैंक के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाना। समझ रहे हैं? मध्यस्थता की भूमिका निभाने का काम कौन करती है? अपेक्स बैंक करती है। किसके किसके बीच? नाबार्ड के बीच, और उसके अलावा नाबार्ड के और जिला सहकारी बैंकों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाने का काम करती है। क्लियर? अब क्वेश्चन कैसे आएगा समझिए, मैं बोलते जा रहा हूं, आप उसको नोट करके एक इंपॉर्टेंट लाइन में आप लिख लीजिएगा नोट करके। क्वेश्चन अगर आया, कृषि एवं ग्रामीण विकास की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो वो है नाबार्ड, वो है नाबार्ड। राज्य स्तर पे सहकारी बैंक की सबसे सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो वो है अपेक्स बैंक। समझ रहे हैं? या राज्य स्तर पर कृषि एवं ग्रामीण विकास की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो वो है आपका राज्य अपेक्स बैंक या छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक। जिला स्तर पर, जिला स्तर पर कृषि एवं ग्रामीण विकास की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? जिला स्तर पर तो हो जाएगा जिला सहकारी बैंक या केंद्रीय सहकारी बैंक। और ग्रामीण स्तर पर कौन सी हो जाएगी? आपकी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति। समझ रहे हैं? तो ये तो हुआ सर्वोच्च संस्था। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982, मुख्यालय हुआ आपका मुंबई में। क्लियर? इसके नीचे काम करती है अपेक्स समिति या अपेक्स बैंक जिसको आप बोलते हैं। इसका कहां पर इसके देखा जाए तो मुख्यालय है आपके छत्तीसगढ़ में। तो कहां पर इसकी ब्रांच है? तो ये 5 जगह पर है। रायगढ़ में कैसे है आपको बता दिया हूं। रायगढ़ अलग से अपने में अब जिला सहकारी बैंक नहीं है, इसको अपेक्स बैंक बना दिया गया है। क्लियर है? ठीक। अब जिला सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है आपके छत्तीसगढ़ में? क्वेश्चन आ जाए तो 6 है। जिला सहकारी बैंक, ये सबको मत जोड़ देना, एक्चुअल में 6 है और इन 6 की अलग अलग वो फैला हुआ है सभी जिलों में और इसके मुख्यालय को ही देखा जाएगा। समझ रहे हैं? और इसकी ब्रांच कितनी है सभी को जोड़ देना, जो जो रेड में लिखा हूं उसको जोड़ दीजिएगा। तो जिला सहकारी बैंकों का शाखा निकल कर आ जाएगी यहां से। और इन्हीं जिला सहकारी बैंक के अंतर्गत काम करती है प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति। तो रायपुर में है 550, बिलासपुर में 430, दुर्ग में 311, जगदलपुर में 258, अंबिकापुर में 153, राजनांदगांव में 222 और रायगढ़ में 69, जशपुर में 24, सारंगगढ़ ब्लॉक में है 41। याद रखें, सारंगगढ़ ब्लॉक यहां पर आ रहा है ना, याद रखिएगा विकासखंड। और बिलाईगढ़ विकासखंड आ जाता है रायपुर में। तो इन सभी को जोड़ोगे, जो ब्लैक में लिखा हुआ है डिजिट, उसको जोड़ोगे तो 2058 आ रहा है। क्लियर है? तो ये सभी चीजें हैं जो आपको डाटा के साथ याद रखना है। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आया होगा। आगे हम जो भी डाटा होगा पूरे डाटा के साथ आगे पढ़ेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।